हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जीव विज्ञान की श्रृंखला को शुरू किया है और जीव विज्ञान का यह पहला क्लास है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत चलिए दोस्तों आज हम कोशिका को शुरू करेंगे। जीव विज्ञान के बेसिकली दो सेक्टर है, जूलॉजी और बोटनी। तो आज हम जूलॉजी को स्टार्ट करेंगे और जूलॉजी जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम बोटनी पर डिस्कस करेंगे। तो जूलॉजी के अंतर्गत आज हम यह पहला टॉपिक है कोशिका। कोशिका को देखेंगे और यह जो चित्र बनाया है यह कौन है, एक ऊपर में कौन है जंतु कोशिका है और नीचे में कौन है पादप कोशिका है। इस जितने भी पॉइंट को हमने लिखे हैं जैसे सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक छिद्र, इन सभी पॉइंटों पर हम डिस्कस करेंगे और कहां से एग्जाम में यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या जितने भी कोशिका के अंदर में जितने भी अंग है इन्हीं की विशेषता से क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले समझ लेते हैं जीव विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने खोजी थी, उन सभी पॉइंटों को हम देख लेते हैं। उसके बाद चलेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो एक परिभाषा आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। लेकिन जीव विज्ञान की जब शुरुआत हुई थी, जीव विज्ञान की जब खोज स्टार्ट हुई थी, जब शुरू हुई थी, उस टाइम केवल जंतु को ही शामिल किया गया था। फिर बाद में जो आगे बढ़ते गए, उस पर अनुसंधान करते गए तो उसमें पौधों को भी शामिल किया गया और पता चला कि पौधों में भी क्या होती है, सजीव जैसे गुण पाए जाते हैं। तो फिर बाद में क्या हुआ, पौधों को भी शामिल किया गया था। तो जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो यह बायोलॉजी जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे यह सभी विशेषता पर चलेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह बायोलॉजी जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा वह दो शब्द है, तो बायोस प्लस क्या था, लोगस। बायोस प्लस क्या था, लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें बायोस का अर्थ क्या होता है, वह जीवन होता है, जीवन, और लोगस का अर्थ क्या होता है, वह अध्ययन होता है, अध्ययन अर्थात जीवन का। और एक अन्य परिभाषा भी लिख सकते हैं, मतलब जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है, और क्या होता है, आदमी में भी क्या होता है, जीवन होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बायोलॉजी के अंदर जीवन का ही तो अध्ययन करते हैं। तो एक अन्य परिभाषा भी क्या हो जाएगा, जीवन का अध्ययन करना है क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। तो बायोलॉजी शब्द के प्रथम प्रयोग जो है बायोलॉजी या बायोलॉजी शब्द का फर्स्ट बार प्रयोग किसने किया था, तो फर्स्ट बार प्रयोग किसने किया, तो लेमार्क नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने लेमार्क प्लस एक थे ट्रेविरेनस, यह दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का पहला बार प्रयोग किया था। यह लेमार्क जो थे वह फ्रांस के रहने वाले थे और यह ट्रेविरेनस जो है वह जर्मनी के रहने वाले थे। अब थोड़ा बायोलॉजी का डिवाइड करते हैं। बायोलॉजी जो है वह बायोलॉजी के या दो शाखा है। बायोलॉजी जो है इसके दो शाखा है। कौन कौन, एक कौन है, जूलॉजी है, एक कौन है, जूलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। और एक क्या है, बोटनी, एक क्या है, बोटनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, पादप विज्ञान कहते हैं, पादप विज्ञान कहते हैं। और इस जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, जनक पूछते एग्जाम में, पूछते जंतु विज्ञान का जनक या फिर पूछते जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो वह अरस्तु को कहा जाता है। और जब यहाँ पूछते बोटनी का पिता या जनक किसे कहते हैं, तो वह कौन हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल पूछ दे जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ओवरऑल पूछ दे जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वह अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भूमिका इन्हीं का। अगर कैटेगरी वाइज पूछा जाए कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो वह अरस्तु को कहते हैं, और पादप विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो वह थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं
जूलॉजी को हम शुरू करेंगे। किस चीज को शुरू करेंगे? तो जूलॉजी को। जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान को शुरू करेंगे। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे कोशिका। कोशिका को शुरू करेंगे और कोशिका के अंतर्गत जितने भी पॉइंट आते हैं उन सभी पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं कोशिका। तो हम सर्वप्रथम शुरू करते हैं जूलॉजी को। जूलॉजी, और जूलॉजी के अंतर्गत हम पहले शुरू करते हैं कोशिका। कोशिका को हम शुरू करते हैं। अब एग्जाम में कोशिका से संबंधित कुछ पॉइंट पूछ दिए जाते हैं, उस सारे पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पूछ दिया जाता है कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट हुक नामक, तो कोशिका खोज किसने की? 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोशिका के अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी। इसलिए इन्हें कहता है रॉबर्ट हुक को क्या कहलाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। अर्थात कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर जो रॉबर्ट हुक जो थे कोशिका की खोज किए थे, वह मृत कोशिका को खोज किए थे। अर्थात वह कोशिका क्या था? मरा हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो यह आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1674 में एंटोनी वॉन लेवोजियर ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक ने किए थे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक ने कहता जीवित कोशिका की खोज की थी। इसलिए इन्हें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक को फादर ऑफ क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने ही की थी। क्यों? ल्यूवेनहोएक ने की थी। अगर पूछ दिया जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो यही एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोएक ने की थी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अब कोशिका का सिद्धांत, अब कुछ वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत दिए थे। तो पहली बार कोशिका का सिद्धांत कौन दिए थे? तो कोशिका का सिद्धांत जो है कौन दिए थे? स्लाइडन एवं स्वान ने कहता कोशिका का सिद्धांत दिए थे। और उन्होंने बताए थे कि हमारा शरीर जो है वह कोशिका से बना हुआ है। और शरीर के जितने भी काम होती है उनमें कौन भाग लेती है? तो उनमें कोशिका भाग लेती है। अर्थात कोशिका जो है हमारे शरीर की एक छोटी इकाई है। आप जनरली सुनते होंगे कि हमारे शरीर के छोटा अंग कौन है? कोशिका है। जबकि छोटा अंग कोशिका नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की छोटी इकाई कोशिका है। बल्कि उस कोशिका से छोटा कौन है? डीएनए आरएनए है। इसलिए आप छोटा अंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? छोटी इकाई है। अर्थात हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई कौन है? तो हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई कौन है? तो वह कोशिका है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। अब चलते हैं, यह जो अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, उसको देख लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो वह कौन है? माइकोप्लाज्मा जो है वह कौन है? शरीर के नहीं, अभी हम सीधे बात कर रहे हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो वह कौन है? माइकोप्लाज्मा। अगर पूछ दिया जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो वह कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे। अब पूछेगा कि मानव में, क्या पूछेगा? मानव में अगर पूछ दिया, एग्जाम में पूछ दिया जाए मानव में बड़ी छोटी कोशिका कौन है? मानव में छोटी कोशिका कौन है?
यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सबसे छोटी कोशिका सीधा सीधा पूछा जाए तो वह माइकोप्लाज्मा, और बड़ी पूछ दिया जाए तो वह शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि कौन सा क्वेश्चन में मेंशन करके पूछा जाए कि मानव में छोटी कोशिका कौन है, तो वह कौन हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा। शुक्राणु हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म। यह जो होता है शुक्राणु, वह मेल में पाया जाता है, अर्थात पुरुष में पाए जाते हैं। और मानव की बड़ी कोशिका कौन है? मानव की बड़ी कोशिका कौन है? तो वह कौन हो जाएगा? अंडाणु। वह कौन है? अंडाणु, जिसको हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। जिसको ओवम या किस में? या फीमेल में पाई जाती है, अर्थात महिला में पाई जाती है। अगर पूछ दिया जाए मानव की लंबी कोशिका कौन है? मानव की लंबी कोशिका कौन है? तो वह कौन हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। इस न्यूरॉन को ही क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र। या फिर अगर पूछ दिया जाए, अगर न्यूरॉन नहीं दे या तंत्रिका तंत्र नहीं दे तो आप दे सकते हैं मस्तिष्क की कोशिका भी दे सकता है। कौन? मस्तिष्क की कोशिका। तो शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं दे तो मस्तिष्क की कोशिका दे सकता है। तो मस्तिष्क की कोशिका क्यों होगा? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो होती है सबसे ज्यादा जो होती है वह न्यूरॉन पाई जाती है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कोशिका का विभाजन, खैर उसको हम आगे बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं मस्तिष्क की कोशिका। तो मस्तिष्क की कोशिका जो होती है वह न्यूरॉन पाई जाती है। और न्यूरॉन में क्या होता है? न्यूरॉन जो होती है कोशिका में विभाजन नहीं होता है। और इस न्यूरॉन की कोशिका में विभाजन नहीं होने के कारण जनरली सभी कोशिका में जो होता है विभाजन होता है, अर्थात विभाजन होने के फलस्वरूप क्या होता है? नई कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन न्यूरॉन जो है एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता। और विभाजन नहीं होने के कारण चूंकि मस्तिष्क में सबसे ज्यादा न्यूरॉन पाई जाती है, इसलिए मस्तिष्क में ज्यादा चोट लगने से क्या होता है? आदमी की याददाश्त समाप्त हो जाती है या फिर उसकी क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है मृत्यु? क्योंकि उस शरीर में जो न्यूरॉन पाई जाती है, मस्तिष्क में न्यूरॉन, चोट लगने पर उस कोशिका का विभाजन नहीं होता और विभाजन होने के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए आदमी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों हम इसको मिटा रहे, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम इसको मिटा रहे हैं। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कौन सी कोशिका में अभी तक विभाजन नहीं हुआ है? तो कौन सी कोशिका में विभाजन नहीं हुआ है? विभाजन नहीं हुआ, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वह कौन हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा, या तंत्रिका कोशिका या फिर मस्तिष्क की कोशिका। इसमें क्या होता? हमेशा क्या होता? कोशिका का विभाजन नहीं होता। अब ऐसा है नहीं कि मस्तिष्क की कोशिका कहने पर न्यूरॉन तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन जो है केवल मस्तिष्क में ही पाई जाती है। न्यूरॉन जो हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, सर से लेकर पैर तक जो होती है न्यूरॉन पाई जाती है। जब भी हमें क्या होता है? कांटा चुभता है तो वह कौन संकेत हमें देती है कि हमारे पैर में कांटा चुभा है? तो यही तंत्रिका तंत्र देती है। कौन है? न्यूरॉन। क्योंकि न्यूरॉन जो होती है हमारे शरीर के पूरे शरीर में क्या होता? पाई जाती है, लेकिन मस्तिष्क में कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। इसलिए आप याद रखिएगा, कौन सी कोशिका में विभाजन नहीं होता है तो वह कौन हो जाएगा? न्यूरॉन में क्या होता है? विभाजन नहीं होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा विभाजन किस में होता है? सबसे ज्यादा विभाजन किस कोशिका में होता है? तो आप याद रखिएगा, लीवर की कोशिका जो होती है, लीवर या इसको क्या कहते हैं? यकृत। तो लीवर या यकृत जो हमारे पेट के नीचे के जो पीछे में पाई जाती है वह क्या होती है? लीवर की कोशिका में सबसे ज्यादा विभाजन होता है। अगर वहां पर क्या होता है? चोट लग जाती है या कट फट जाती है तो वह कोशिका क्या होता है? वह स्वतः विभाजन हो जाती है और क्या होता है? वहां पर घाव होता है वह तुरंत बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन किसमें होता है? लीवर या यकृत की कोशिका में क्या होता है? सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन होता है। तो ये सारे पॉइंट हो गए कोशिका से संबंधित, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, यह जो कोशिका के जितने भी अंग हैं उन पर चलते हैं। तो पहले हम चलते हैं इस केंद्रक पर, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन होता है? तो कोशिका में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वह केंद्रक ही होता है। अब क्यों होता है उसको हम देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं कोशिका के अंग में सबसे पहले हम किसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम केंद्रक को देखते हैं। केंद्रक से कौन कौन से पॉइंट बनते हैं और कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। केंद्रक, इसकी खोज 1881 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अर्थात केंद्रक की खोज 1881 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और इस केंद्रक में जो है, इस केंद्रक में दो पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से पाई जाती है? वह प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन जो है लगभग 80% पाई जाती है और प्लस में क्या पाई जाती है? डीएनए पाई जाती है, जो कि 10% पाई जाती है। डीएनए कितने परसेंट पाई जाती है? 10% पाई जाती है। कौन? इसमें केंद्रक का क्या काम होता है? यह सभी प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करती है। यह जो केंद्रक यहाँ पर है, यहाँ जो केंद्रक पाई जाती है, या जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में, या बीच में जो, या प्राय सेंटर में क्या केंद्रक पाई जाती है। इस केंद्रक का क्या काम होता है कि कोशिका के अंदर जितने भी अंग है उसको क्या करती है? निर्देशित करते, कंट्रोल करने का काम करती है। जिस प्रकार, एक उदाहरण ले लीजिए, जिस प्रकार यह क्या है? सेंट्रोसोम, आगे हम पढ़ाएंगे। यह सेंट्रोसोम जो है, यह कोशिका के विभाजन का काम करती है। कोशिका को विभाजन करके नए प्रकार के अंगों का निर्माण करती है। जिस प्रकार से हम कहीं पर चोट लगती है शरीर में, तो वहां पर कोशिका क्या होती है? वहां की कोशिका नष्ट हो जाती है। तो वह कोशिका जो नष्ट होगी, जो पुनः कोशिका का निर्माण होगा और वह क्या, तो घाव भरेगी। तो यह केंद्रक जो है, इसी सेंट्रोसोम की क्या करेगी? संकेत देगी। यहाँ पर जो कोशिका का यहाँ जो कोशिका नष्ट हुई है, इस कोशिका को यहाँ पर निर्माण करो, और यहाँ पर जिस अंग की जरूरत अगर हड्डी पर टूटी है तो उस हड्डी को पुनर्निर्माण करो, या फिर कोशिका टूटी है तो कोशिका का निर्माण करो। इसी प्रकार से वह कहते हैं कंट्रोल करती है सभी प्रकार के अंगों को। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का निर्माण करेगी, तो यह कौन कंट्रोल करेगी? और यही केंद्रक यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को संकेत देगी कि यह ऊर्जा का निर्माण करो। सभी प्रकार के अंगों को कंट्रोल कौन करती है? जैसे राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करती है, तो उसको यह संकेत कौन देता है? तो केंद्रक देती है कि तुम क्या करो? प्रोटीन का निर्माण करो। तो सभी प्रकार के अंगों को कंट्रोल कौन करती है? तो यही केंद्रक करती है। इसलिए केंद्रक जो होती है कोशिका में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं होती। आगे हम बताएंगे कोशिका में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज होती है जिसके बिना कोशिका नष्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कोशिका झिल्ली को। किसको देखते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को देखते हैं। कोशिका झिल्ली क्या है? यह कोशिका झिल्ली जो होती है, यह प्रायः जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। और यह कोशिका झिल्ली जो होती है, जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। जैसे यह जो पाई जाती है, इसके बाहरी परत जो है, यह क्या? कोशिका झिल्ली है। और इसी कोशिका झिल्ली में कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं, या जितने भी पदार्थ है, इसी कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होते हैं? सुरक्षित होती है। अब इस कोशिका झिल्ली से कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे, कौन से बाहर जाएंगे, उसको कंट्रोल कौन करेगी? यही कोशिका झिल्ली करेगी। और इस कोशिका झिल्ली का आकार जो होता है वह अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या हुआ? इसकी आकृति जिस प्रकार एक प्याज जो होती है परत दर परत पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार के यहाँ पर आकृति पाई जाती है। और क्या था? यह कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे? यह बहुत ही कम पदार्थों को अपने अंदर जरूरत के अनुसार अपने अंदर पदार्थों को आने देती है। तो कौन से पदार्थ अंदर जाएगी और कौन से बाहर जाएगी, इसको कंट्रोल करने कौन करती है? तो कोशिका झिल्ली करती है। अब कोशिका झिल्ली के बाद एक देख लेते हैं, कोशिका भित्ति को देख लेते हैं। कोशिका भित्ति को हम देख लेते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति जो होती है वह केवल पादप में पाई जाती है, अर्थात केवल पौधे में ही क्या पाई जाती है? कौन? कोशिका भित्ति। यहाँ पर देखिए एक लेयर है, या जो लेयर है वह कौन? एक लेयर जो कि क्या है? कोशिका झिल्ली है। लेकिन आपका पादप कोशिका में देखिएगा तो यहाँ पर दो लेयर है, एक ये लेयर हो गया और एक बाहर वाला। तो बाहर वाला कौन है? कोशिका झिल्ली है। और अंदर वाला कौन है? बाहर वाला कोशिका भित्ति है और अंदर वाला कौन है? कोशिका झिल्ली। ये रहा कोशिका भित्ति बाहर, अंदर में क्या? कोशिका झिल्ली है और उसके बाहर क्या? कोशिका भित्ति है।
तो पादप कोशिका में डबल लेयर पाई जाती है, एक होती है कोशिका झिल्ली और एक क्या होती है कोशिका भित्ति होती है। तो यहाँ जो पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब केवल पौधों में नहीं पाई जाती है, आप याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो होती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब क्या हुआ, जितने भी जीवाणु हो गए, जीवाणु जितने भी छोटे छोटे जंतु जो हो जाते हैं जिसे हम क्या नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया वायरस हो जाते हैं उसमें क्या पाई जाती है, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। ग्लाइकॉन की बनी होती है। क्या चीज की बनी होती है? या पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कवक में याद रखिएगा, कवक में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह काइटिन की बनी होती है। क्या चीज की बनी होती है? काइटिन की। इस तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी कोशिका चैप्टर को लेकर। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।